हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट एएनआई द्वारा पब्लिश करी गई है जो कि मेनली रफाल को लेकर है, लेकिन उसमें एक चीज़ मेंशन करी गई है जो कि टीडीबीएफ को लेकर है, जो कि इस प्रोग्राम के फ्यूचर पर थोड़ी रोशनी डालती है। तो पहले हम इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि जो नेवी द्वारा करीबन 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा रफाल एम को लेकर, ये इंडियन एयरफोर्स की रफाल की फ्लीट को भी अपग्रेड करने का काम करेगा। तो ये जो डील है ये खाली नेवी के लिए नहीं बल्कि एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो मेनली यहाँ पर बड़ी बड़ी रिफिलिंग की बात चल रही है जो कि नेवी के थ्रू एयरफोर्स को भी मिलेगी। करीबन 36 में से 10 एयरक्राफ्ट जो है वो कैपेबल हो जाएंगे एयर टू एयर रिफिलिंग को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर हम एयरफोर्स के रफाल की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली रफाल के रिफिलिंग पॉड को यहाँ पर लिया जाएगा। ये मोस्ट लाइकली नारंग रिफिलिंग पॉड हो सकते हैं। नारंग थोड़ा इंडियन साउंड कर रहा होगा बट ये एक्चुअली फ्रेंच रिफिलिंग पॉड है जो कि साफरान द्वारा बनाया जाता है। तो ये बात हम आपको बता दें, जो F3R वर्जन है उनके साथ ही ये नारंग इन फ्लाइट रिफिलिंग पॉड जो हैं सर्विस में आए थे। तो बेसिकली ये प्रोब और ड्रॉ कॉन्फ़िगरेशन में रिफिलिंग परफॉर्म करते हैं। नेवी के लिए खासकर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इंडियन नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनसे फिक्स्ड विंग डेडिकेटेड टैंकर प्लेटफॉर्म टेक ऑफ नहीं कर सकते। तो रफाल को एयर टू एयर रिफ्यूलर का भी रोल प्ले करना होगा ताकि जो दूसरे रफाल हैं उनका एंड्योरेंस टाइम बढ़ सके। तो ये चीज़ एयरफोर्स के लिए भी करी जा रही है। ऑल्दो एयरफोर्स को ज़्यादातर निर्भर होना चाहिए डेडिकेटेड एयर टैंकर्स पर जैसे कि हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स में फ़िलहाल उनकी कमी है, तो इन रोल्स के लिए भी इन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी इन एयर टू एयर रिफिलिंग पॉड के साथ ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट भी इंडियन एयरफोर्स रिसीव करेंगे। बाकी कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी यहाँ पर नेवी के रफाल के साथ एयरफोर्स को भी मिलेंगे। तो जो नेवी की डील है जैसे कि हम जानते हैं करीबन 22 सिंगल सीटर रफाल नेवी द्वारा एक्वायर किए जाएंगे और बचे 4 प्लेटफॉर्म यहाँ पर ट्विन सीट वेरिएंट होंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि नेवी द्वारा जो 26 रफाल एम लिए जा रहे हैं ये एज अ स्टॉप गैप ही लिए जा रहे हैं। नेवी का जो मेन फोकस है ये इंडिजिनस डेक बेस्ड फाइटर है जो कि फिलहाल TDBF चल रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी द्वारा देखा जा रहा है इंडिजिनस 5th जनरेशन डेक बेस्ड फाइटर को एक्वायर करने के लिए आने वाले कुछ सालों में, जो कि DRDO द्वारा बनाए जा रहे हैं। बाकी आगे ये चीज़ भी ऐड होती है कि ये जो TDBF है ये लाइकली नेवल काउंटर पार्ट हो सकता है AMCA का। तो यहाँ पर क्लियरली 5th जनरेशन टर्म को इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ AMCA के नेवल काउंटर पार्ट की बात करी गई है। तो ये इशारा करता है कि हो सकता है TDBF जो एयरक्राफ्ट हो ये डायरेक्टली 5th जेन हो, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट आ रही थी जिस हिसाब से पॉसिबल डिज़ाइन जो है सामने निकल कर आया था ये एयरक्राफ्ट 4.5 प्लस श्रेणी का मालूम हो रहा था। पर अब यहाँ पर चीज़ों में बदलाव होता मालूम हो रहा है। इवन कुछ समय पहले भी नेवी द्वारा एक प्रेजेंटेशन दी गई थी जहाँ पर फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करते हुए 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने की बात वहाँ भी कही गई थी। तो उस समय भी ये चीज़ हमने पॉइंट आउट करी थी कि नेवी द्वारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने को लेकर प्लान्स सामने रखे जा रहे हैं। फिर उसके बाद से TDBF के फ्यूचर को लेकर भी सवाल उठने लगे थे कि क्या नेवी TDBF को लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक CCS द्वारा फंड्स रिलीज नहीं किए गए हैं इसके प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए। और जो TDBF की टाइमलाइन रखी गई है ये सर्विस इंडक्शन के लिए 2038 के आसपास की रखी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा पीरियड है। तो अगर 4.5 जन प्लेटफॉर्म ही डेवलप करना होता तो तेजस मार्क 2 से और AMC प्रोग्राम से काफ़ी कुछ बोरो करके ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सकता था और AMC के पैरेलल में ये सर्विस में इंडक्ट भी किया जा सकता था। तो क्योंकि अब यहाँ पर टाइमलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है तो अब ये स्पेकुलेशन आने लग गए हैं कि TDBF को लेकर हो सकता है नेवी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ गई हों और यहाँ पर रिक्वायरमेंट को भी थोड़ा चेंज किया जा रहा हो। हमें पर्सनली ये लॉजिकल लगता है। ये चीज़ हमने एक डेडिकेटेड वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि अगर 2035 के बाद से आप 4.5 जन प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट कर रहे हैं तो वो सेंस नहीं बनाता है। लेकिन उस समय ये बात हमने एयरफोर्स के रिगार्ड में कही थी जब ये मुद्दा चल रहा था कि क्या एयरफोर्स को TDBF के लैंड वेरिएंट को सर्विस में इंडक्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसके अगेंस्ट में हमने आर्गुमेंट सामने रखा था जब हमने ये बात कही थी। नेवी के रिगार्ड में हमने ये कहा था कि अभी जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट ही किया जा रहा है, चाहे हम चाइना की बात करें या US की बात कर लें। और अभी तक जो नेवीज हैं वो ज़्यादातर भरोसा 4.5 जन प्लेटफॉर्म पर दिखा रही हैं, क्योंकि सी पर जो कंडीशंस हैं वो डिफ़िकल्ट होती हैं, तो इन प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अभी तक दोनों कंट्रीज कॉम्बिनेशन में ये फाइटर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही हैं 5th और मॉडिफाइड 4th जेन के साथ। तो नेवी के लिए फिर भी 4.5 प्लस जनरेशन का प्लेटफॉर्म सेंस बनाता है,
पर एयरफोर्स के लिए बिल्कुल नहीं बनाता है अगर हम 2035 के बाद से इनको सर्विस में इंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी फ्यूचर तो अनमैन्ड सिस्टम है ही। तो अब ऐसा लगता है कि नेवी द्वारा भी चीज़ों को रिवाइज किया जा रहा है और वो क्योंकि 2038 के अराउंड TDBF को रिसीव करेंगी तो इसलिए उनके द्वारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ही यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा हो। तो हो सकता है आने वाले समय में हमें TDBF के डिज़ाइन के साथ कुछ चेंजेस दिखाई दे जो कि मेनली रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने का काम करें। हो सकता है इंटरनल वेपन बे को भी यहाँ पर हम देखें। तो इस प्रोग्राम पर अब नज़र बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। हमें यहाँ पर सिग्नल्स मिल रहे हैं कि बड़े चेंजेस होने वाले हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।